हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। केमिस्ट्री पूरी अच्छे तरीके से क्लास 10th की मैं निपटा चुका हूं। प्लेलिस्ट बना दी है, जाके कर लो। आरंभ है प्रचंड नाम की सीरीज चल रही है, वहां प्रीवियस ईयर करने के लिए सिलेबस निपटा दिया है, तो अब वो सीरीज से आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। सिमिलरली बायोलॉजी में भी हम वैसे ही करेंगे, पहले सिलेबस फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट करने हैं लाइव प्रोसेस। अच्छा, ये तो है आपका किसका सिलेबस बच्चों, ये तो है सीबीएसई का। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आईसीएसई के होंगे। तो बच्चों, ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, और लाइव प्रोसेस चैप्टर नहीं है। आपका चैप्टर होगा फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। वो कवर करना है। अभी स्टार्टिंग से लेक्चर पूरा लेते चलो, लेकिन जहां मैं बोलूं कि आपको यहीं तक पढ़ना है तो आपने वहीं तक कवर करना है, पूरा कवर नहीं करना। तो लाइव प्रोसेस, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, बहुत लेंथी चैप्टर है आपका। इस चैप्टर के अंदर आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आईसीएसई का सिलेबस है अलग अलग चैप्टर्स में। तो जैसे न्यूट्रिशन आएगा लाइफ प्रोसेस में, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तीसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ चैप्टर है आपका एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस लेंथी चैप्टर इसलिए है क्योंकि इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को इस चैप्टर में इंक्लूड करके दे दिया। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी इसी तरीके से। पहले मैं आपको एक टॉपिक पूरा न्यूट्रिशन कवर करूंगा, जो कि आज हम करेंगे। फिर हम करेंगे रेस्पिरेशन अगली क्लास में, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। फिर मैं इनको क्लब करके पूरे एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है बेटा, तो वन शॉट वो हो जाएगा और ये आपके टॉपिक्स हो जाएंगे, बट डिटेल में रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। क्या होता है भाई लाइफ प्रोसेस? क्या है ये? क्या होता है? इतनी सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, क्या है ये? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमारा एजेंडा रहेगा। एजेंडा का मतलब होता है क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी मीन बाय लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे भैया इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत पड़ती है हमको। फिर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप से हो सकता है ये। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, फिर दूसरा हेटरोट्रॉपिक। तो पहले हम ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे, फिर इसके साथ साथ हम आ जाएंगे हेटरोट्रॉपिक पे। किस पे आ जाएंगे बच्चा पार्टी? हेट्रोट्रॉफिक पे आ जाएंगे। और हेट्रोट्रॉफिक में हम करेंगे पहले अमीबा के बारे में डिस्कशन, और फिर हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो कि आपका किसका एग्जांपल है? हेट्रोट्रॉपिक का। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो ये पूरा एजेंडा रहेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आईसीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि देखना तो है आप लोग को भी, तो आईसीएससी वाले जो बच्चे हैं, आईसीएससी वाले जो बच्चे हैं, वो केवल और केवल फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। तो जैसे ये न्यूट्रिशन करोगे आप, मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक, बस आपको केवल इतना ही करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब मैं आपसे कहूं कि सर खाना मत खाइए, सर बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, तो अब खाना नहीं खाएंगे तो क्या आपके अंदर न्यूट्रिशन गया? नहीं गया। तो न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपकी लाइफ भी खत्म। तो ऐसी प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए करी जाती है, इन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब मैं कहूं कि सर रिप्रोडक्शन मत करो, तो आपकी लाइफ तो रहेगी, लेकिन आने वाली जनरेशन की लाइफ नहीं रहेगी, वो नहीं आ पाएगी। रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो अगली जनरेशन नहीं आएगी, तो अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, बट अभी नहीं, समय के साथ। क्लियर है? तो चलिए, तो the process that all living organisms perform to maintain their life are called life process. It includes nutrition, respiration, transportation, excretion, and the most important thing, reproduction. ठीक है बच्चों, तो ये लाइफ प्रोसेस में आएगी। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। आपने खाया, वो खाया है, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको पूरी बॉडी में लेके जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ब्रेकडाउन होना, सांस लेना, एनर्जी ऑब्टेन करना, रेस्पिरेशन। अब कुछ ऐसा होगा जो बॉडी से निकालना भी है भैया, वो वेस्ट है, वो खराब कर देगा बॉडी को अगर अंदर रह गया, तो एक्सक्रीशन। फिर रिप्रोडक्शन, पढ़ाएंगे इसे भी। क्लियर है बेटा? अब ये आपकी लाइफ प्रोसेस है।
ये लाइफ प्रोसेस है। तो चैप्टर का यानी कि अब क्लास 10 की बायोलॉजी का सारांश समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आई होप आप समझ गए होंगे। नोट्स ऐसे बनाते चलना। अच्छा, मैं हमेशा ना पीपीटीएस के पढ़ाने के विरोध में रहता हूँ, बट बायोलॉजी में पढ़ाना मजबूरी है, इसलिए क्योंकि बच्चों को दिखा के ज्यादा समझ में आता है। अब ये मत कहना कि सर रिप्रोडक्शन दिखा दो, ये नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हमारी ना आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन समझते हैं। ऐसी रिएक्शन जो ह्यूमन बॉडी के इंटीरियर में, अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन समझना। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इनसाइड आवर बॉडी इसको क्या कहेंगे? बायोकेमिकल रिएक्शन। बट ये रिएक्शन दो टाइप की होंगी। एक होगी, अच्छा बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहेंगे। मेटाबॉलिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बॉडी के अंदर हो रही है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक, इसको मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं। अब हमारी बॉडी में दो टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, इसको मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। एक होगी एनाबॉलिज्म, और एक होगी मेटाबॉलिज्म। एक होगी एनाबॉलिज्म और एक होगी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और एक होगी कैटाबॉलिज्म, याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, बहुत ध्यान समझना। एनाबॉलिज्म रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी का यूज हो, ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एक मिनट, केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ा था, बिल्कुल वहीं कनेक्ट करना है। तो जहां एनर्जी यूज हो रही है एनाबॉलिज्म, जहां एनर्जी रिलीज हो रही है कैटाबॉलिज्म। यहां एनर्जी का यूज होगा और हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, इसे कहा जाएगा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, जहां लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल में। जब भी कोई लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी यूज होगी। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, समझ में आया? ओके। अब सर अगर मैं आपसे बोलूं फोटोसिंथेसिस, सुनो, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत जरूरत है आपके ध्यान की। अगर मैं आपसे बोलूं सर फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है फोटोसिंथेसिस? कुछ नहीं कर रहा सर, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, क्या बना के दे रहा है? C6H12O6। अब तुम देखो ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए? लार्ज मॉलिक्यूल में। तो छोटे मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए, क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। अब यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाएगा, ब्रेकडाउन होकर टूटेगा, कैटाबॉलिज्म। समझ में आया? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेस दो टाइप की होंगी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। समझ में आया? जहां एनर्जी यूज हो एनाबॉलिज्म, जहां एनर्जी रिलीज हो कैटाबॉलिज्म। डन है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, बहुत इजी, हम समझ गए। आइए अब समझते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, ये आपको पूरी बायोलॉजी में याद रखना है कि भैया कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, याद रखना है। पूरी बायो में इसे आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा? चलिए न्यूट्रिशन समझते हैं। अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। मैंने अभी खाना खाया, नाश्ता करा। अभी क्यों नाश्ता करा है? नाश्ता मैंने इसलिए करा है, मुझे एनर्जी चाहिए। उस नाश्ते में मैंने क्या खाया? हो सकता है मैंने कार्ब्स खाए हो सकता है मैंने प्रोटीन खाया हो, मुझे मिनरल्स भी मिले, ईटीसी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें फैट वगैरह भी होगा। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? These are nutrients. इस न्यूट्रिएंट्स को मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। इन न्यूट्रिएंट्स को मैंने क्यों खाया? क्योंकि मुझे चाहिए एनर्जी। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो। इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिशन बोला जाएगा। आई होप इज इट क्लियर एवरीवन? बात समझ में आया? न्यूट्रिशन समझ में आ गया?
अब न्यूट्रिशन में हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। हमें न्यूट्रिएंट्स की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। अब न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है, वाई न्यूट्रिशन क्यों जरूरत होगी इसकी? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक याद रखना है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स। अब मेरी बॉडी वर्क कर रही है, मेरी बॉडी जो वर्क कर रही है, सेल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। करते करते उन सेल को रिपेयर भी तो होना है, दोबारा एनर्जी चाहिए उनको, तो कहां से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। समझ में आया? न्यूट्रिशन से मिलेगी। और न्यूट्रिशन हमको न्यूट्रिएंट से मिलेगा, ये प्रोसेस है पूरी। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, etc, ये सारे आएंगे आपके इसमें। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम जो फूड खाते हैं, तभी तो कहते हैं ना बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा। ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स सही रेशियो में रहे, उसको बैलेंस डाइट कहते थे। तो बैलेंस डाइट का मतलब समझ में आया आपको? तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी समझ में आ गया। और न्यूट्रिशन हमको कहां से मिल रहा है? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट क्या होता है समझ में आ गया। डन है? कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या था? प्रोसेस जहां हम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए किसी पदार्थ को खा रहे थे, ले रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे। ओके, अब इसके दो तरीके हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, कोई प्रॉब्लम? ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। हेट्रो का मतलब होता है अदर। नाम से पता लग रहा है। ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस करता है देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे प्लांट्स है, क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में, और अपना क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। क्या वो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड है? नहीं। किस पर डिपेंड है? खुद पर। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। क्या बना रहे हैं? फूड। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, C6H12O6। तो ये क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या केवल प्लांट करते हैं? नहीं, कुछ बैक्टीरियाज भी करते हैं, साइनोबैक्टीरियाज वगैरह। क्या हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना, बट फिर भी हम बताएंगे थोड़ा बहुत आपको। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया। कौन करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? प्लांट्स। कौन करता है बच्चों? प्लांट्स। समझ में आया? इसका जस्ट अपोजिट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism depend upon other organism for food to survive. They can't make their own food like green plants. क्या हम अपना फूड खुद बनाते हैं? नहीं, हम डिपेंड हैं दूसरे पे। अब आप कहोगे सर हम तो खुद बनाते हैं। नहीं बेटा, आप उस रॉ मटेरियल को पका रहे हैं। राजमा चावल खाया, वो सीड जो है राजमा चावल में, राजमा जो है, क्या आपने खुद बनाया? नहीं, वो आपको प्लांट ने बना के दिया। प्लांट नहीं होता आप नहीं खा पाते। दाल, चावल, रोटी, ये सब रॉ मटेरियल है। आप उसको केवल कुक कर रहे हो, आप बना नहीं रहे, आप कुक कर रहे हो उसे, रॉ मटेरियल को कुक कर रहे हो। आप नॉनवेज खाते हो, अब नॉनवेज कहां से आया? भैया वो एनिमल तो खा रहे हो। अब वो एनिमल ने कहां से बनाया होगा? भैया वो प्लांट से बनाया उसने। प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं है। अब सोचो, अगर मैं हर जगह से केवल प्लांट को हटा दूं, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर रुक पाएगा?
नहीं रुक पाएगा इजिली। बात समझ में आई? कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर नहीं रुक पाएगा अगर मैं वहां से प्लांट को हटा दूं। समझ में आया? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ फटाफट से। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में कौन आएगा? ह्यूमन, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, ETC। हाँ, हो गया एग्जांपल। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है? क्या एग्जाम में अगर डिफरेंस लिखने को आ गया, क्या ये लिखना है? नहीं बच्चों, क्या लिखना है? आपका भाई सब कुछ लेकर आया आपके लिए। ये देखो फोटो, हाँ ये देख रहे हो? हाँ समझ गए हो किसकी है ये। चलो चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डिफरेंस पहला, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट लिख दिया आपने। दूसरा, इसमें लिखोगे डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ये डिपेंडेंट होते दूसरे पे। दूसरा, फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर, सनलाइट। फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर, सनलाइट। यहां जो लिखोगे इसका रिवर्स इधर लिखोगे। समझ में आया? तीसरा, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। अभी डिस्कस करूंगा इस पर मैं। इस पर क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, इस पर नहीं होती। ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर्टेन बैक्टीरिया कौन से? साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये कीमो ऑटोट्रॉप यूज करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये सब आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, फिलहाल एग्जांपल में याद रखिएगा। ऑल द एनिमल्स एंड फंगाई मोस्ट बैक्टीरिया हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको याद रखना है। ये आपको ये चार्ट पूरा अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा। अगर ये सवाल इजीली बन गया, मैं बता रहा हूँ 3 मार्क्स में तो बनेगा ही बनेगा, बट आपको ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। 3 मार्क्स 3 पॉइंट खत्म। डन है? डन है बच्चों? डन है बच्चों? बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं एज सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस, इस प्लांट को देखो बहुत ध्यान से, इस प्लांट को देखो बहुत ध्यान से। क्या दिखाई दे रहा है? तो मैं एक पौधा दिखाई दे रहा है जो कि रूट से उसको मिनरल मिल रहे हैं, और रूट से इसको क्या मिल रहा है? वाटर। रूट से क्या मिल रहा है? वाटर। अब उसको रूट से वाटर मिल रहा है, प्लस उसको एनवायरनमेंट से क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि उसको एनवायरनमेंट से मिल रही है, रूट से मिल रहा है वाटर, और उसको नेचर से क्या मिल रहा है? सनलाइट मिल रही है। प्लस उसकी जो लीव्स है ना, लीव्स, इस लीव में एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है प्लास्टिड। एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लांट में एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसमें ये होती है प्रोसेस क्लोरोफिल। तो इसका मतलब अगर क्लोरोफिल ही नहीं होता तो भैया कुछ भी नहीं होता। तो क्लोरोफिल में हो रही है ये प्रोसेस, ये बना रही है C6H12O6। ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और ये फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, पॉलीसैकेराइड में, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ये सब वगैरह। तो ग्लूकोज भी इसका एक रूप है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। याद रखना है बच्चों। प्लस यहां से क्या निकल जाएगा? O2। देखो यहाँ पर इनलेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, इसमें वाटर यूज हुआ, O2 निकल गया और एक ग्लूकोज बन गया। ये शुगर, देखो इसको शुगर भी कहा जा रहा है यहाँ पर, देखो ये, ठीक है भैया। ये जो चीज लिखी है ना मैंने, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कॉपी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा इसका रेक्टिफिकेशन कर लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता तो कुछ नहीं हो पाता, और C6H12O6 और O2, याद रखना है आपको। क्लियर है? क्लियर है बेटा? डन है? यहां तक समझ में आ गया? अब पूरी यहां तक डन है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो फोटोसिंथेसिस, लाइट, सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल इसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है,
ट्रैप लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक शुगर, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, वाटर यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, अब्सॉर्ब फ्रॉम द रूट्स, वाटर कहां से ले रहा है, ये रूट से ले रहा है। उसके बाद देखो ध्यान से, ऑक्सीजन कहां छोड़ रहा है, एनवायरमेंट में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से। देखो वाटर यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई, सनलाइट एनर्जी ट्रैप किसने किया, क्लोरोफिल ने, यहां पर ऑक्सीजन निकल गई, प्लस शुगर, शुगर यानी कि C6H12O6। अब क्या प्लांट इस एनर्जी को इमीडिएटली यूज कर लेगा, हाँ इमीडिएटली यूज कर लेगा, बट जो एनर्जी उसको नहीं चाहिए उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। और स्टोर किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च की फॉर्म में करेगा। आपको ये चीज याद रखनी है बच्चों, ये चीज याद रखनी है कि प्लांट के अंदर ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर रहती है, स्टार्च की फॉर्म में रहती है। और ह्यूमन में किस फॉर्म में रहती है, ग्लाइकोजन। पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। क्या ये पीपीटी पूरी समझ में आई, समझ में आई, बहुत ध्यान से। वाटर रूट से, वाटर रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से आई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से, कहां से एंटर करी, स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है, लीव्स में छोटे छोटे पोर, छेद, छोटे छोटे छेद, ठीक है। उसके बाद क्या क्या निकला, ऑक्सीजन कहां चला गया, एयर में, क्या बना, शुगर, क्या है फॉर्मूला, C6H12O6, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। डन है, पूरी अच्छे से डन है क्या, बहुत अच्छे तरीके से बोलो, बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बेटा, आप बोलेंगे नहीं सर। आइए ये समझाता हूं मैं आपको, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। डन है बच्चों, डन है, डन है, डन है, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन है। चलिए समझते हैं। अब ये जो प्लांट है ना, ये उसकी लीफ है। अब इसमें तुम देखो, जैसे मेरा ये हाथ है, तो यहाँ ऊपर में ऊपर भी लेयर है, मेरे नीचे भी लेयर है, मतलब यहाँ भी स्किन है, यहाँ भी स्किन है। सिमिलरली यहाँ देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा अपर एपिडर्मिस हो गया और नीचे वाला हिस्सा लोअर एपिडर्मिस हो गया। यहाँ का ये अपर लोअर, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में यहाँ पर तुम्हें देखो क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, इसको एक्चुअल में मेसोफिल बोलते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, इसके बीच में एयर का स्पेस है, ये देखो इनके बीच में स्पेस भी है, और यहाँ पर है गार्ड सेल। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर तो ये क्लोरोप्लास्ट ऊपर हो गया, ये होगी गार्ड सेल, ये आपके स्टोमेटल पोर हो गए। अब देखो एक नाम अच्छे से याद रखना, इस हिस्से को मिडरिप कह रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसका इसको वीन कह रहे हैं, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये फ्लोएम जाइलम बंडल है, ये फ्लोएम जाइलम बंडल, फ्लोएम जाइलम बंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, अगली स्लाइड देखो, पूछा है यहाँ पे सवाल पे, देखो वन क्या हो गया, फ्लोएम जाइलम वेस्कुलर बंडल हो गया वन। अब देखो ये देखो, सेकंड पूछा, थर्ड पूछा है, देखो सेकंड क्या है, वैक्सी क्यूटिकल, और ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये देखो ये क्या है, वैक्सी क्यूटिकल, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ठीक है, डन है। ये क्या है, ये बोलो क्या है, ये क्या है, ये क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल, डन है। तो ये आपको मैंने, इसको मैं ऐसे मिटा रहा हूं, इसको मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा, इस पे क्या करनी है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है, ये बता रहा हूं, सवाल आता है, ठीक है। वैक्सी, अपर एपिडर्मिस, क्लोरोफिल, ये क्या था आपका, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल, याद रखना। किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, डन है बेटा, डन है। लोअर अपर, ठीक है, फ्लोएम जाइलम वेस्कुलर बंडल हो गया, वीन हो गया, मिडरिप हो गया। अब इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को हम कहते हैं साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस चीज को मैं लिख देता हूं, प्लास्टिड, प्लास्टिड में होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज नोन एज साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस।
इसके अंदर स्ट्रोमा, ग्रेना ये सब भी होता है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 11th में मैथमेटिक्स लेंगे, सॉरी मैथमेटिक्स कह रहा हूँ, बायोलॉजी लेंगे, तब आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स से याद आया, मैंने मैथ्स की क्लास 10 की पूरी करवा दी है, लास्ट बैच सीरीज के नाम से, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है। 14 के 14 चैप्टर 16 वीडियोस में कंप्लीट करी थी हमने, क्योंकि एक दो चैप्टर ऐसे थे जो थोड़े लेंथी ज्यादा हो गए थे, तो उसको हमने 2 पार्ट में बनाया है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी बायोलॉजी चल रही है, तो ये समझ में आ गया। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लास्टेड, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जिसको हम साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ होगा, इसकी वजह से होगा। समझ में आया? डन है, डन है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, इसको सेल्फ प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरत है इसकी। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, किस किस पदार्थ की आवश्यकता होगी? रॉ मटेरियल, वाटर कहां से मिल रहा है? फ्रॉम रूट्स, बाय ऑस्मोसिस, पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना। हमने जब देखा कि जब एक हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ कोई चीज मूवमेंट करती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, 9th क्लास में पढ़ा था, तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो रूट से क्या मिल रहा है बेटा? रूट से क्या मिल रहा है? वाटर, बाय ऑस्मोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कहां मिल रही है? फ्रॉम एनवायरमेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर। मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट की फॉर्म में मिलेगी, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में मिलेगी। सनलाइट, सोलर एनर्जी से, सन से, नेचुरल रिसोर्स है, कहां से मिलेगी बच्चा? कहां से मिलेगी? सन से। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। डन है बेटा, डन है। तो ये रॉ मटेरियल है, कहां से? रूट से मिलता है, वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से, मिनरल ऑल्दो और भी बहुत सारे मिनरल होते हैं, लेकिन आपको याद रखना नाइट्रोजन मेनली नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में मिलता है। और ये नाइट्रोजन क्यों जरूरी होता है? टू फॉर्म, टू सिंथेसिस, या फिर टू फॉर्म प्रोटीन, टू फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता के लिए, प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका नाइट्रोजन। सनलाइट सन से मिलेगी, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। क्या बच्चों ये चीज समझ में आई? क्या बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, इवेंट इन फोटोसिंथेसिस कितने स्टेजेस में होता है? इसको हम स्टेजेस भी कहते हैं, स्टेजेस, इसको हम स्टेजेस भी कहते हैं, स्टेजेस। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, किसे? सनलाइट को। सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, किसे? सनलाइट को। तो पहला इवेंट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा क्या होगा? कन्वर्जन, वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दूसरा, तीसरा होगा रिडक्शन, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेगा और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। 3 स्टेजेस याद रखिएगा। यहां पर होगा क्या? वाटर टूटेगा, वाटर टूटेगा H2+O2 में, और यहां पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिड्यूस कर देगी, किसे बेटा? किसे रिड्यूस कर देगी? यहां से ऑक्सीजन ले लेगी और क्या बना देगी? कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 स्टेजेस, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। रिड्यूसिंग क्या होता है? आपने देखा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। हमने किस में पढ़ा था? केमिस्ट्री में। तो 3 स्टेजेस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। डन है बच्चों। यहां पर लास्ट में क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि C6H12O6, ये बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट। डन है बच्चों। तो इवेंट इन फोटोसिंथेसिस क्लियर है? डन है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये नोट वाली चीज है, ये आपको नोट रखना है, नोट डाल के अपनी कॉपी बना लीजिएगा। नोट ये है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, आर द मेन
are the main source of energy in the body of an organism and are composed of carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen. C6H12O6. अगर मैं CHO का रेशियो देखूं तो 1:2:1 हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट होगा। और याद रखना कार्बोहाइड्रेट में पूछे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2:1। CHO ये आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए। ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो सिलेबस में नहीं है तो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। याद रखना यहाँ जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं और एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। एनर्जी के ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। प्लांट में ये स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, डन है बेटा, बोलो फटाफट से। तो एनर्जी स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है एनिमल, प्लांट और एनिमल के अंदर रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका डन। आइए स्टोमेटा के बारे में समझते हैं। स्टोमेटा क्या है? तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे मेरी स्किन पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसी लीफ की सरफेस पे ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। दे प्ले रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे प्ले रोल इन द They play role in the exchange of gases such as carbon dioxide and oxygen which are essential for photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ये सारी प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होती है। ये इसके फंक्शन पे तुमसे सवाल पूछेगा 2 नंबर में, 3 नंबर में। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। आपको ये चीज लिखनी है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, ये वाला गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर है। देखो ये स्टोमेटल पोर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये स्टोमेटल पोर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, ये स्टोमेटल पोर है। ठीक है, अब देखो ये ए है, ये ओपन है, और ये बी है, ये क्लोज है। अब समझना ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग, सुनो, बंद है, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग। ये कौन रेगुलेट करता है? तो याद रखिएगा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। द गार्ड सेल swell when water flow into them, causing them stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. पानी आया वो खुल गया। अब जैसे तुम्हें मान लो यूरिन आया, तुम अपने भागते हो ना बाथरूम की तरफ, जाते हो, जाके खोल देते हो, निकल गया सब कुछ। सिमिलरली यहाँ पानी आया, उसने अपना खोल दिया, स्पेस खोल दिया, निकल गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो, द गार्ड सेल swell when water flow into them, causing stomatal pore to open, खुल जाती है। और जैसे ही श्रिंक हो गई, बंद हो जाएगा। ठीक है, निकल गया, बंद हो गया। ठीक, समझ में आ गया? बहुत नेचुरल फंक्शनिंग है इसकी, जैसे हमारी भी नेचुरल फंक्शनिंग है, इसकी भी नेचुरल है। डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज नोट करके लिखिएगा, these steps need not take place one after the other immediately। अब सुनना, जैसे क्लोरोफिल ने क्या करा था? क्लोरोफिल क्या करता? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, उसके बाद वाटर स्प्लिट करता है, और उसके बाद रिडक्शन होता है। क्या ये एक के बाद स्टेप होता है हर जगह? नहीं। डेजर्ट प्लांट में इंटरमीडिएट पहले बन जाता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो रात में क्या बनता है? इंटरमीडिएट। रात में क्या बनता है? इंटरमीडिएट। दिन में क्या होता है? पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है,
कहाँ पे? डेजर्ट प्लांट पे। डन है। वहां ठीक उल्टा होता है, ये चीज याद रखिएगा आपको, बस ये नोट में याद रखना है आपको, ये डेजर्ट प्लांट है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर वो दिन में अपना स्टोमेटल पोर खोलेंगे, दिन में अगर अपना वो स्टोमेटल पोर खोलेंगे तो उनका वाटर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और वाटर लॉस होने के लिए उनको नीचे से पानी भी तो चाहिए, उनको नीचे से पानी मिलेगा नहीं, वाटर लेवल डाउन है, इसलिए फंक्शनिंग वहां पे रिवर्स होती है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं वो दिन में अपना स्टोमेटल पोर नहीं खोलते, ड्यू टू उनको डर होता है कि वाटर क्या ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। डन है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी और ये चीज आपको जाननी भी चाहिए थी, ठीक है बेटा। डन है क्या? अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या सिग्निफिकेंस है? मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म। ये एक मेन वे है जहां सोलर एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म में ऑब्टेन हो रही है। जैसे प्लांट ने बनाया फूड, ठीक है, प्लांट से ह्यूमन ने खा लिया, मान लो प्लांट से ह्यूमन ने खा लिया और ह्यूमन को लायन ने खा लिया। आप इसको हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, ये फूड वेब, फूड चेन क्या होता है, तो ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज अ मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी अवेलेबल इन डिफरेंट वे। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट की वजह से ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। ग्रीन प्लांट नहीं होते, हम नहीं होते, आप नहीं होते, कोई नहीं होता, वो भी नहीं होती, ठीक है, समझ में आया। मेंटेन बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट। तो जैसे प्लांट्स हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। सिमिलरली ये मेंटेनिंग ऑफ बैलेंस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो ये मेंटेन बैलेंस किसकी वजह से चल रहा है? फोटोसिंथेसिस की वजह से चल रहा है। ये आपको 2-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये था आपका सिग्निफिकेंस और ये था आपका फोटोसिंथेसिस। यहाँ ये टॉपिक हमारा होता है खत्म। समझ में आई बच्चों के? नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या फोटोसिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोग को? मुझे बताइए आप फटाफट से। डन है बच्चों? डन है, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का? ओके, तो फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अलग अलग पार्ट में करेंगे ताकि आपके सारे चैप्टर एक साथ, मतलब सारे टॉपिक बहुत डीप में कवर हो सके, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।